नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ईस्ट एशिया समिट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 8वीं ईस्ट एशिया समिट की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। देखो, ईस्ट एशिया समिट को इस्टाब्लिश किया गया था 2005 में। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज़ मेंबर हैं। 10 देश तो आसियान के हैं। इसके अलावा 8 और देश कौन कौन से मेंबर हैं ईस्ट एशिया समिट में? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, रशिया और यूएस। ये 8 देश प्लस में आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज, टोटल 18 देश मेंबर हैं ईस्ट एशिया समिट में। इंडो पैसिफिक रीजन में जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हों, सिक्योरिटी संबंधी चैलेंजेस हों या फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस हों, इन सब को लेके डिस्कशन होती है मेंबर कंट्रीज़ के बीच। ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको लेके कोऑपरेशन होता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच। 6 एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस होता है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, दूसरे नंबर पे एजुकेशन, तीसरे नंबर पे फाइनेंस, चौथे नंबर पे ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ एंड पेंडेमिक डिजीज़, पाँचवें नंबर पे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और सबसे लास्ट में आसियान कनेक्टिविटी। पहला समिट कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ईस्ट एशिया समिट का पहला समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2005 में कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में है। यूपीएससी देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है कि क्या इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है? जी हाँ। क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? जी नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रेनाती चोला ईरा इंस्क्रिप्शन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक रेयर इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? शिलालेख, मतलब इस प्रकार के मोनूमेंट पर, पत्थर पर कुछ ये जो लिख दिया जाता है इसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट विलेज में मिला है और ये इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख रेनाती चोला ईरा का है। इस इंस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि डोलोमाइट की एक स्लेब है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और पुराने समय में जो तेलुगु लैंग्वेज हुआ करती थी उस भाषा में ये शिलालेख लिखा हुआ है। कब का है ये शिलालेख? 8th सेंचुरी एडी का है, जब ये रीजन रेनाडू के चोल महाराजा के द्वारा रूल किया जाता था। सिग्निफिकेंस क्या है इस शिलालेख की? देखो, इस शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन को 6 मार्टस जो लैंड है वो गिफ्ट किया गया है। मार्टस मतलब एक मेजरिंग यूनिट है, जैसे आज के समय में एकड़ एक मेजरिंग यूनिट है, गज मेजरिंग यूनिट है, उसी प्रकार से उस समय मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी लैंड की, मार्टस। तो शिलालेख पे बताया गया है कि इस पर्सन को 6 मार्टस जो लैंड है वो गिफ्ट दिया जाता है। लास्ट लाइंस जो हैं इस इंस्क्रिप्शन पर यानी शिलालेख पर वो बताती हैं कि उस समय मोरालिटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था। वो लोग जो आने वाली जनरेशन्स के लिए इंस्क्रिप्शन को बचा के रखेंगे तो उनको स्टेटस हासिल होगा जैसे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। और वो लोग जो इस शिलालेख को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, तो ये एक प्रकार से वाराणसी में किसी को मारने के समान है, यानी पाप करने के समान है। ऐसा भी लिखा गया है इस इंस्क्रिप्शन पर। इसके बाद देखो थोड़ी सी जानकारी हम रेनाती चोलास के बारे में भी जान लेते हैं। जो रेनाडू के तेलुगु चोलास हैं उन्होंने रेनाडू रीजन पर रूल किया था। ये रेनाडू रीजन कौन सा है? आज आंध्र प्रदेश में जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, पहले उस रीजन को रेनाडू रीजन कहा जाता था। इस फैमिली के सबसे अर्लीस्ट जो रूलर थे वो थे नंदीवर्मन। इन्होंने रूल किया 500 एडी में। एक खास बात देखो, ये जो रेनाडू चोलास थे ये चोला डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज थे। फ्यूडेटरीज मतलब फ्यूडल सिस्टम में जिसके पास लैंड होता है उन्हें फ्यूडेटरीज कहा जाता है। इन राजाओं के द्वारा ये दावा किया जाता था कि वो क्रिकाला चोल डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। रेनाती चोलास के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहला साम्राज्य था जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में और इंस्क्रिप्शन में तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ना कि संस्कृत का। तो ये छोटी सी जानकारी हमने डिस्कस की रेनाती चोलास के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम के बारे में है।
GIS का क्या मतलब है यहाँ पर? GIS का मतलब यहाँ पर है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 6 राज्यों के लिए एक नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, मैप पर देखकर ही आप पता लगा सकोगे कि कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्री है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पर लैंड अवेलेबल है। काफ़ी बार देखो इन्वेस्टमेंट जब हमारे देश में आती है तो इन्वेस्टर्स को लैंड चाहिए होता है, बट उन्हें अंदाज़ा नहीं लग पाता कि लैंड कहाँ पर अवेलेबल है और जहाँ पर लैंड मिलेगा आसपास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर मैप पर सारी चीज़ें इन्वेस्टर को दिख सकें तो वो अच्छे से डिसीजन ले सकेगा कि अच्छा जहाँ मैं ज़मीन लेने जा रहा हूँ उसके पास से रिवर गुजरती है या फिर फॉरेस्ट है, या फिर जहाँ मैं लैंड लेने जा रहा हूँ उसके नज़दीक से मुझे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो फिर इन्वेस्टर बेहतर डिसीजन ले पाएगा कि यहीं पर लैंड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इन्वेस्टर का जो कंसर्न है उसे एड्रेस करेगा ये नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। इसको डेवलप किया गया है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IIS और स्टेट GIS सिस्टम को इंटीग्रेट करके। इन दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है और डेवलप किया गया है 6 राज्यों के लिए ये नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो एक डेटाबेस है किसका, विभिन्न राज्यों में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी है इस इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। कितने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी है, कितने लैंड के बारे में जानकारी है, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट अब ये जो नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम बना है इसमें दोनों का इंटीग्रेशन है, स्टेट GIS का भी और इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी। इसको सपोर्ट किया गया है काफ़ी सारी बॉडीज़ के द्वारा, जैसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वेस्ट इंडिया, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और सबसे लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर ट्री के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? CSIR और CMERI। CSIR का मतलब है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI का मतलब है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है। कहाँ पर? जो ये इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में, उस इंस्टीट्यूट के अंदर ही तस्वीर आप देख सकते हो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर ट्री की। कितनी कैपेसिटी है इस सोलर ट्री की? 11.5 किलोवाट पीक। पीक का मतलब है पीक। ये सोलर ट्री एक साल में 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल साफ होगी, एमिशंस नहीं होगा। ये सब फायदे हैं इस सोलर ट्री के। आप आसानी से लिख सकते हो कि कार्बन एमिशन कम होगा इस सोलर ट्री से, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि इस सोलर ट्री में कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विंड स्पीड, रियल टाइम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल प्रेडिक्शन, सोइल एनालिटिक्स, सेंसर्स, इन सब को भी इंक्लूड किया जा सकता है आगे जाके। तो UPSC क्वेश्चन पूछेगी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? आप बता सकते हो वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। जो ये CSIR CMERI है, यहाँ पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पंटानल वेटलैंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, मतलब मैं बताता हूँ पंटानल वेटलैंड कहाँ पर है। ये पंटानल वेटलैंड जो है वैसे तो देखो ज़्यादातर ब्राज़ील में है, बट थोड़ा सा एरिया बोलीविया और प्रागुए में भी आता है। कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर एरिया ब्राज़ील में है, बट थोड़ा थोड़ा एरिया बोलीविया और प्रागुए में भी आता है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि इस पंटानल वेटलैंड में आग लग गई है, बहुत ही इंटेंस फायर्स, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 12% जो वेजिटेशन है वो नष्ट हो गई है पंटानल वेटलैंड की। आपको याद होगा ब्राज़ील में वैसे जो अमेजोन के फॉरेस्ट थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आग देखने को मिली थी जंगलों में। दुनिया भर में क्रिटिसिज्म भी हुआ था ब्राज़ील की सरकार का कि आप
इनफ नहीं कर रहे हो उन आग को रोकने के लिए। और ब्राज़ील की सरकार का एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये था, वो चाहते थे कि आग लगने से एरिया कुछ खाली हो और उस एरिया का इस्तेमाल किया जा सके लोकल किसानों के द्वारा और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। थोड़ी और जानकारी इस पैंटानल वेटलैंड के बारे में। 2000 में देखो इस पैंटानल वेटलैंड का थोड़ा सा जो एरिया था उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया और उस छोटे से एरिया का नाम क्या था? पैंटानल कंजर्वेशन एरिया। ये देखो ब्राज़ील में पैंटानल वेटलैंड का जो एरिया है उसका 1.3% एरिया, जिसको नाम दिया गया पैंटानल कंजर्वेशन एरिया, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। और उसी साल पैंटानल वेटलैंड का एक पार्ट उसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डेजिनेट किया गया। जो ये पैंटानल बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। 4700 के आसपास डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीकन बाओबैब ट्री के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कहा गया ये जो अफ्रीकन बाओबैब ट्री है इसमें 168 क्रोमोजोम्स हैं। तो इस अफ्रीकन बाओबैब ट्री के बारे में हम बात करें, ये डेसिडस ट्री है। डेसिडस ट्री मतलब वो ट्री होते हैं जो साल में किसी न किसी समय अपने पत्ते गिरा देते हैं। हाइट होती है इन ट्रीज़ की 5 से लेकर 20 मीटर्स के बीच है। कहाँ पर मिलते हैं? देखो ये जो अफ्रीकन बाओबैब है ये मेनलैंड अफ्रीका में बाओबैब ट्रीज़ की जो 9 स्पीसीज मिलती हैं उनमें से एक है। इनको अफ्रीकन स्वाना में भी देखा जा सकता है। स्वाना मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये देखो ओल्डेस्ट नोन एंजियोस्पर्म ट्री है। एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? एंजियोस्पर्म देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक एंजियो जिसका मतलब होता है वेसल और दूसरा स्पर्मा जिसका मतलब होता है सीड्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स डेवलप होते हैं प्लांट टिश्यूज के चारों ओर। जो एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है कार्पल, उस कार्पल में सीड्स डेवलप होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स डेवलप होते हैं प्लांट टिश्यूज के चारों ओर। एक जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर, और उस लेयर को कहा जाता है कार्पल। अफ्रीकन बाओबैब ट्री देखो सकुलेंट होते हैं। इसका मतलब ये है जब बारिश का सीज़न होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपनी ट्रंक में, और बाद में जब ड्राई सीजन आता है तो उसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए। यूजेस की बात करें, जो ये बाओबैब ट्रीज़ हैं ये 1000 साल से ज़्यादा तक जी सकते हैं और फूड, लाइवस्टॉक फोडर, मेडिसिनल कंपाउंड्स और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अफ्रीकन बाओबैब ट्री के बारे में। वैसे इसको बेओबैब ट्री भी कह देते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बेओबैब ट्री या फिर बाओबैब ट्री। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और आप बताइए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स को आप गलत पाते हो। पहली स्टेटमेंट देखो गलत है। पाकिस्तान तो मेंबर नहीं है ना ईस्ट एशिया समिट का, तो आप इसको कह सकते हो गलत स्टेटमेंट है। दूसरे नंबर पे पैंटानल वेटलैंड के बारे में जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये वेटलैंड ब्राज़ील में है, थोड़ा सा बोलीविया और पैराग्वे में भी है, बट साउथ अफ्रीका में नहीं है। तीसरे नंबर पे रेनाती चोला ईरा इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पर मिली है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट विलेज में। बिल्कुल सही। सबसे लास्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पर डेवलप किया गया है? राजस्थान? नहीं, ये डेवलप किया गया है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।